हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके मैम जीएस सेंटर में। तो दोस्तों, आप लोग अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी वीडियो को देखें। आप अगर किसी भी परीक्षा जैसे यूपीएससी, यूपीपीसीएस, पुलिस कांस्टेबल, एसआई, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम या स्टेनो या एसएससी, ट्रिपल एसएसबी या ऐसी किसी भी तरह का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। कहते हैं कि कोई भी कोशिश शुरू से करनी चाहिए। छोटी सी कोशिश आपको बहुत आगे तक ले जा सकती है। तो जैसे तो हरिवंश राय बच्चन ने कहा है कि अगर आप असफल हो रहे हैं तो वह एक चुनौती है और उसको स्वीकार करो। यानी असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आइए हम लोग सफलता की एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और व्याकरण से संबंधित ये प्रश्न है तो इसको हम लोग देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन है। तो इसमें ऑप्शन हम लोग देखेंगे। पहला ऑप्शन है क और ग, दूसरा ऑप्शन है अ और आ, तीसरा ऑप्शन है फ और भ और चौथा ऑप्शन है द और थ। तो इसमें इन चारों ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन सही होगा, अल्प प्राण वर्ण कौन सा होगा, तो आप लोग बताएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि क और ग जो वर्ण है यह अल्प प्राण की श्रेणी में आता है, तो इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क और ग। दूसरे प्रश्न में हम लोग आते हैं, वाक्य का शब्द युग्म यदि शब्द है तो अनुच्छेद का शब्द युग्म निम्नलिखित में से कौन होगा। यानी कि वाक्य का शब्द युग्म यदि शब्द है तो अनुच्छेद का शब्द युग्म इन निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो इनका जो ऑप्शन है देखेंगे, पहला है अक्षर, दूसरा ऑप्शन है वाक्य, तीसरा ऑप्शन है शब्द और चौथा ऑप्शन है पद। तो इसमें जो अनुच्छेद का जो शब्द युग्म है वह वाक्य कहलाता है, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, वाक्य। तीसरा प्रश्न है, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो हमको उपसर्ग बताना है कि कौन सा उपसर्ग लगा है। तो हम लोग जानते हैं कि ऐसा हम जानते हैं कि बे उर्दू का उपसर्ग है। तो इंसाफी में बे उपसर्ग जोड़ने पर बेइंसाफी शब्द बनता है। इससे बनने वाले अन्य शब्द हैं बेजोड़, बेजान, बेहिसाब एवं बेईमान। तो इस तरह से जो यह बे उर्दू का शब्द है तो यह इंसाफी में जुड़ जाने से इसका जो अर्थ होता है बेइंसाफी हो जाता है। तो इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, बे। आज का अगला प्रश्न है, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। तो ऐसा शब्द जिसकी रचना प्रत्यय से हुई है तो इनमें चार शब्द दिए गए हैं। पहला अभियोग, दूसरा शब्द है व्यायाम, तीसरा शब्द है रचयिता और चौथा शब्द है सर्जनेच्छा। तो इन सब चारों में जो सही ऑप्शन है वह कौन सा होगा। तो हम लोग देखते हैं इसमें जो तीसरा ऑप्शन है रचयिता। तो इसमें रचयिता में अयिता जो प्रत्यय है, अयिता प्रत्यय से यह रचयिता बना हुआ है, तो इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रचयिता। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में विशेषण है। तो ऑप्शन पहला है सुलेख, दूसरा ऑप्शन है पुष्पित और तीसरा ऑप्शन है हव्य और चौथा ऑप्शन है पौरुष। यह शिक्षक भर्ती परीक्षा 2011 में पूछा जा चुका है। तो इसमें विशेषण यानी कि विशेषता पूछा गया है। तो 105 नंबर का जो प्रश्न है इसका जो सही ऑप्शन होगा तीसरा होगा, हव्य। तो यहाँ पर जो हव्य है उसका अर्थ हवनीय है। हव्य शब्द जो है विशेषण शब्द है। इसमें सुलेख पुल्लिंग है। पुष्पित का अर्थ है पुष्पों से यानी फूलों से युक्त, यानी कि फूलों से भरा हुआ।
तो इस तरह से इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हव्य। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला है कन्नौज, दूसरा है बांगरू, तीसरा है तेलुगु और चौथा है अवधी। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यह तेलुगु भाषा जो है द्रविड़ परिवार की भाषा है, जो आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों में बोली जाती है। और कन्नौजी एवं बांगरू पश्चिमी हिंदी एवं जो कन्नौजी और बांगरू है यह पश्चिमी हिंदी है, और ये जो अवधी है वह पूर्वी हिंदी की बोली है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन सही होगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, तेलुगु। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। श्रीलंका में कौन सी भाषा को मागधी कहा जाता है? तो इसमें हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला प्राकृत, दूसरा संस्कृत, तीसरा पाली और चौथा सौर सैनी। इन चारों ऑप्शनों में जो श्रीलंका में मागधी नाम से जाना जाता है वह इसका ऑप्शन है तीसरा, पाली। तो श्रीलंका में यह जो पाली भाषा है इसको मागधी कहा जाता है। अगला प्रश्न है उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो भारत में जो उपनिषद हैं उनकी संख्या कितनी है? तो पहला ऑप्शन है 106, दूसरा ऑप्शन 108, तीसरा ऑप्शन 110 और चौथा ऑप्शन है 112। तो भारत में जो उपनिषदों की संख्या है वह 108 है, तो इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना, अर्थात ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना, यानी उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। तो जो उपनिषद हैं वो 108 हैं। अगला प्रश्न है 6 वर्ण किसके योग से बना है? तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है क और श, दूसरा ऑप्शन है क और च, तीसरा ऑप्शन है क और छ, चौथा ऑप्शन है क और स। तो इसमें जो यह 6 वर्ण है, यह जो छतरी वाला छ है, ये क और श 2 वर्णों के मिलने से बना होता है। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क और श। अगला जो प्रश्न है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं उसको बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन है 50, दूसरा ऑप्शन है 51, तीसरा ऑप्शन है 52 और चौथा ऑप्शन है 53। तो सब लोग जानते हैं कि वर्ण को की जो मूलतः जो संख्या है वह 52 है, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 52। अगला प्रश्न है कौन सा मानक वर्ण है? तो मानक वर्ण जो है वह कौन सा है बताना है। तो पहला ऑप्शन है ख, दूसरा ऑप्शन है ध, तीसरा ऑप्शन है झ और चौथा ऑप्शन है भ। तो ये मानक भाषा इसमें कौन है तो ये बताना है। तो ये झ वर्ण जो है यह मानक वर्ण भी है और ये तालव्य वर्ण भी है, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा झ। अगला प्रश्न है ज्ञ वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? तो हम लोग जानते हैं कि छ, त्र और ज्ञ यह जो 3 वर्ण हैं यह 2 वर्णों के सहयोग से बने हुए हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है ज और य से, दूसरा ऑप्शन है ज और य आधा ज और य से, तीसरा ऑप्शन है ज और य से और चौथा ऑप्शन है ज और न्य से। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है ज और य, तो यहाँ पे ज जो ऑप्शन है में ज, इस ज वर्ण में हलंत न लगने के कारण यह ऑप्शन सही नहीं होगा, लेकिन इसका दूसरा ऑप्शन जो है आधा ज हो जाता है, जिसमें हलंत लग जाता है वो आधा वर्ण हो जाता है। तो ज और य के सहयोग से ज्ञ वर्ण बना है, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा के मतलब हिंदी की जो विशिष्ट बोली है ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो यह जो ब्रजभाषा है वह किस रूप में प्रसिद्ध है ये बताना है। इसका पहला ऑप्शन है राजभाषा,
दूसरा ऑप्शन है तकनीकी भाषा, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रभाषा और चौथा ऑप्शन है काव्य भाषा। तो हम जानते हैं कि जो ब्रज भाषा है भक्ति काल की समृद्धि भाषा है, यानी कि ब्रज भाषा भक्ति काल की समृद्ध भाषा है जो कि ब्रज प्रदेश अर्थात मथुरा एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। यानी कि जो ब्रज भाषा है वह मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है और यह कृष्ण भक्ति धारा के कवियों के काव्य के रूप में जानी जाती है, मतलब इसका प्रयोग हुआ है। तो ब्रज भाषा जो है ब्रज क्षेत्र से निकलकर बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं पंजाब तक पहुंची थी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह काव्य भाषा हो जाएगा। यानी कि जो ब्रज भाषा है उसका जो विशिष्ट बोली है काव्य, सबसे अधिक जो प्रसिद्ध हुआ है काव्य भाषा के रूप में हुआ है। यह बीएड प्रवेश परीक्षा 2009 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है राजस्थानी भाषा का उद्भव जो है जिस क्षेत्रीय अपभ्रंश से हुआ है उसका नाम है। तो राजस्थानी भाषा का जो उद्भव किस क्षेत्रीय अपभ्रंश से हुआ है उसका नाम बताना है। तो इसका जो ऑप्शन है 4 है। पहला ऑप्शन है ब्राचड़ अपभ्रंश, दूसरा है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश और तीसरा है सौर सैनी अपभ्रंश, चौथा है मागधी अपभ्रंश। यह व्याख्याता परीक्षा 2009 में पूछा जा चुका है, यानी कि लेक्चरर के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हम लोग जानते हैं कि जो राजस्थानी भाषा है वह सौर सैनी अपभ्रंश से उसके क्षेत्रीय अपभ्रंश से बना हुआ है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सौर सैनी अपभ्रंश। अगला प्रश्न है ढूंढाली बोली है, यानी ढूंढाली यह बोली जो है कहाँ की है। तो इसमें पहला ऑप्शन है पश्चिमी राजस्थान की, दूसरा ऑप्शन है पूर्वी राजस्थान की, तीसरा ऑप्शन है दक्षिणी राजस्थान की और चौथा ऑप्शन है उत्तरी राजस्थान की। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका दूसरा हो जाएगा, पूर्वी राजस्थान की जो भाषा है वह ढूंढाली बोली है। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं कि ब्रज भाषा का उद्भव किससे हुआ है। तो इसमें पहला ऑप्शन है मागधी अपभ्रंश से, दूसरा ऑप्शन है कौरवी अपभ्रंश से और तीसरा ऑप्शन है प्राकृत भाषा से, चौथा ऑप्शन है सौर सैनी अपभ्रंश से। तो ये जो ब्रज भाषा का उद्भव जो हुआ है यह सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ब्रजबोली नाम से जानी जाती है, तो वह कौन सी भाषा है जो ब्रजबोली नाम से जानी जाती है। तो पहला ऑप्शन है पंजाबी, दूसरा ऑप्शन है मराठी, तीसरा ऑप्शन है गुजराती और चौथा ऑप्शन है पुरानी बांग्ला। तो यह जो ब्रजबोली नाम की जो भाषा है वह पुरानी बांग्ला के नाम से जानी जाती है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है खड़ी बोली, दूसरा ऑप्शन है ब्रज, तीसरा ऑप्शन है अवधी और चौथा ऑप्शन है पाली। तो संस्कृत भाषा की जो अपभ्रंश है वह पाली भाषा है, तो इसलिए इसका चौथा ऑप्शन हो जाएगा पाली। अगला प्रश्न है भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है। तो भाषा का जो शुद्ध रूप का ज्ञान होता है वह 4 ऑप्शन है, वह किससे होता है। तो पहला ऑप्शन है लिपि, दूसरा ऑप्शन है व्याकरण, तीसरा ऑप्शन है लिखित भाषा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भाषा का जो शुद्ध रूप होता है वह लिखित भाषा से पता चलता है। तो किसी भाषा को जब लिखा जाता है तो उसके शुद्ध रूप का पता चलता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो हिंदी भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ है। तो पहला ऑप्शन है लौकिक संस्कृत से, दूसरा ऑप्शन है पाली प्राकृत से और तीसरा ऑप्शन है मागधी अपभ्रंश से और चौथा ऑप्शन है वैदिक संस्कृत से। तो इन सब में कौन सा आंसर सही होगा। हिंदी भाषा का जन्म जो है दीर्घ परंपरा से हुआ है जो एक संयोगात्मक और वियोगात्मक है।
हिंदी भाषा का या हिंदी का विकास संस्कृत से होकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट एवं पुरानी हिंदी से वर्तमान रूप तक हुआ है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन सही है वो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, पाली। तो इस तरह से आज हम लोगों ने 20 प्रश्नों को हल किया। तो आप लोग यह वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए। कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो इस तरह से हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।